सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब, इससे पहले हमारी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि 2 जज साहिबान ने मज़ीद कह दिया है कि ये काबिल समात नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ाती राय ये देता हूँ कि ये 4-3 का फैसला होगा, और उनकी राय में ये दरख्वास्तें 4-3 के तनासुब से खारिज हो गई हैं। तो इसको कानूनी तौर पर कैसे देखेंगे आप? जहांगीर जदून साहब जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अभी देखें, वो एक पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हो गई है इसमें, लेकिन सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उससे इस वक्त शाज़ेब, फिर हम आपकी जानिब आते हैं। शाज़ेब, इस वक्त जो वज़ीर कानून ने फरमाया वो आपने यकीनन सुना होगा, और जो उस पर तज़िया दिया हामिद मीर साहब ने कि कोई ज़ाती राय नहीं होती और इनके पास कोई ठोस इस वक्त दलाइल नहीं है नून लीग की हुकूमत के पास, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जाहिर है जो कुछ कल अदालत में हुआ है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि भाई पहले आपने अपना जो एतराज था कि फुल कोर्ट हो, ना कि कोई एक छोटा बेंच ये मामला सुने, उसको वापस लिया है और उसके बाद दलाइल दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि फैसला 4-3 से आया है। तो ये सवाल अगर हुकूमत अब उठा रही है तो कल बेंच के सामने मुख्तलिफ सवाल उठाने चाहिए। तो मुनीर फारूक भी ठीक कह रहे हैं कि जितनी बातें आप मीडिया पर आकर करते हैं कि सिक्योरिटी के मसले हैं, खजाने के मसले हैं, ये सारे के सारे मामले आपको अदालत के सामने रखने चाहिए थे। फुल कोर्ट के मुतालबे पर कायम रहना चाहिए था। स्ट्रैटेजी अगर कोई नहीं थी और या फिर अगर स्ट्रैटेजी थी तो वो अदालत के सामने होनी चाहिए थी। ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया के लिए एक स्ट्रैटेजी रखें और अदालतों के सामने वो कानूनी नुक्ते ना उठा रहे हों। मामला बड़ा सादा सा था, मामला सीधा सीधा है कि जी आइन में वाज़ेह लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो इस बात में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप करके सुलझा दिया है या उलझा दिया है? मेरी राय में उलझा दिया है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को टेकअप किया और कैरी किया है। जब शुरू में 9 रुकनी बेंच बनाया तो उसमें से 2 जजेस पर एतराज हो गया, 4 जजेस ने नोट लिख दिया और इख्तिलाफ किया। उन 4 में से भी 2 जजेस को चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सवाबीद इस्तेमाल करते हुए बेंच से निकाल दिया और फिर 5 रुकनी बेंच बना। सबको पता था 3-2 फैसला आएगा। ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे थे वो 3-2 की कॉल दे रहे थे। तो मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब बाकी तो सब पर एक जमहूरी रिवायत की बात करते हैं। पार्लियामेंट अगर एक कानून साजी कर दे नैब तरामीम के हवाले से, तो चीफ जस्टिस साहब पार्लियामेंट को बताते हैं कि जी क्योंकि हाउस पूरा नहीं है और एक जमात रिजाइन कर गई है, जो कि अपनी मर्जी से कर गई है तहरीक इंसाफ, तो इसलिए नैब की तरामीम पर वो सवाल उठा देते हैं। मगर खुद उनसे सवाल होता है कि जी आप फुल कोर्ट बना दें, तो वो फुल कोर्ट बनाने को तैयार नहीं है। 9 रुकनी बेंच बनाते हैं, उसमें से 2 जजेस जो कि आमतौर पर तनकीद होती है कि हम ख्याल कंसीडर किए जाते हैं, वो अगर अपने आप को बेंच से हटाते हैं तो बाकी 2 जजेस जो कि चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ करते हैं, चीफ जस्टिस उनको खुद हटा देते हैं और एक 5 रुकनी बेंच बना देते हैं। और तो फिर सवाल उठता है कि जी आप पार्लियामेंट के ऊपर तो इतनी कदगने लगा रहे हैं, खुद आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आला अदलिया ने वजीर आजम के लिए तो ये लाजमी कर दिया है कि जी अब जो फैसला होगा मुस्तफा इम्पैक्ट केस के तहत, वो वजीर आजम का नहीं होगा, वो वजीर आजम के साथ साथ पूरी काबीना का होगा। पूरी काबीना का अप्रूवल अगर वजीर आजम लेगा तो उसके बाद ही वो हुकूमत का फैसला तसव्वुर किया जाएगा। मगर चीफ जस्टिस साहब अपने इख्तियार देने को तैयार नहीं है। बेंच वो खुद बनाना चाहते हैं और जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, हमने देखा कि कल जस्टिस काजी फायद ईसा और याया अफरीदी के केस में क्या हुआ। हमने देखा कि 9 रुकनी बेंच अपनी मर्जी से बनाया, उस पर एतराज हुआ, और जब 2 जजेस पर एतराज हुआ, बेंच 7 रुकनी बनने लगा, तो वो 2 जजेस जो चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ कर रहे थे, चीफ जस्टिस ने उनको भी बाहर कर दिया और 5 रुकनी बेंच बना दिया। आप वजीर आजम के लिए जो कि मुंतखब होता है और जो कि पार्टी के टिकट पर मुंतखब होता है, करोड़ों वोट लेके आता है, उसके लिए तो आपने ये लाजमी बना दिया है कि आप नहीं फैसला करेंगे, फैसला आपकी पूरी काबीना करेगी, तो फिर वो हुकूमत का फैसला कंसीडर होगा। अपने इख्तियारात आप छोड़ने को तैयार नहीं है और कहीं आइन में और कानून में नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस के पास टू मोटो का और ये सारे इख्तियारात हैं। ये इख्तियारात खुद अदालत ने अपने आप को तस्लीम कर दिए हैं। जब अदालत ये कानून साजी करे कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, पार्लियामेंट माजूर के साथ जब ये कानून साजी करे कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के बाकायदा तौर पर नोटिस लें और फिर पार्लियामेंट को मजबूर करें कि इसको आप रिवर्स करें। और वो इख्तियार भी कि कौन कौन से नाम प्रपोज किए जाएंगे वो भी चीफ जस्टिस साहब के पास है। किस जज का एहतसाब हो सकता है, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, तो ये इख्तियार भी अकेले चीफ जस्टिस साहब ने अपने पास रखा हुआ है कि मामला कैसे आगे बढ़ेगा। अगर जैसे काजी फायद ईसा का केस तरजीही बुनियादों पर ट्रीट करना है तो फिर उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि जैसे काजी फायद ईसा और उनकी एहलिया को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। बेशक उनकी एहलिया के वालिद की डेथ होगी, जो हुकूमत उनके साथ ट्रीटमेंट करेगी, अगर वो इल्जाम लगाएंगे कि मेरी फैमिली की मॉनिटरिंग हुई है, तो भी क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है तो वो मामला आगे बढ़ेगा। जैसे शौकत सिद्दीकी का मामला भी आगे बढ़ेगा, मगर दीगर मामला नहीं बढ़ेंगे। तो
ये तो नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में जो वोट लेकर आते हैं उनके ऊपर तो सारी कदगने लगाएं, इस मुल्क की पार्लियामेंट के ऊपर सारी कदगने लगाएं, मगर खुद जो इख्तियारात हैं वो अपनी जात में मरकूज करते हैं, चाहे वो सूमोटो के हों, चाहे वो बेंच बनाने के हों, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हों। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा तजाद नजर आ रहा है कि जो अदालत और हमारी आला अदलिया प्रीच करती है और जो वो प्रैक्टिस करती है, बाय एग्जाम्पल लीड करती नहीं नजर आती है। और इस मुल्क में जितने भी क्राइसिस इस वक्त पैदा हुए हैं, मैं बार बार कहता आया हूं कि वो सियासतदानों के पैदा करदा नहीं है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी अदालत के पैदा करदा है। 75 साल की तारीख के हैं, 2017 से बार बार हो रहे हैं। जो मौजूदा क्राइसिस है वो भी दरअसल एक ही गलत इंटरप्रिटेशन का है, आइन को रीराइट करने का है, जिसकी वजह से मिसबोरान। बिल्कुल, बहुत अहम नुक्ता शाहजेब ने उठाया। सीनियर वकील जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब से हमारी बात हो रही थी, उनका क्या कहना था आज के फैसले के हवाले से, ये सुनाते हैं आपको जरा। देखिए, अभी तक क्योंकि फैसला नहीं मौसूल हुआ और सिर्फ पढ़ के सुनाया गया और टेलीविजन स्क्रीन के जरिए ही हम तक पहुंचा है, मैं बतौर वजीर कानून तो कोई जवाब आपकी बात का नहीं दे सकता जब तक मैं फैसला पढ़ ना लूं और उस पर मैं काबीना में डिस्कशन ना कर लूं। लेकिन जो मेरी अदना राय है बतौर एक वकील के, मैं समझता हूं कि ये पिटीशंस डिसमिस हुई हैं 4-3 के साथ, क्योंकि 23 तारीख को जब ये बेंच 9 रुकनी था, 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बड़ा क्लैरिटी के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस असर नल्ला साहब ने कहा कि ये पिटीशंस काबिले समात नहीं हैं और मामलात हाई कोर्ट्स में हैं और जो सुओ मोटो दिया गया या 184(3) में जो दिया जा रहा है इसको, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। उसके बाद वो दोबारा बैठे आके उन्होंने अपने आप को रिक्यूज नहीं किया और उनका जो वो नोट है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। चीफ जस्टिस साहब ने जब 2 जज साहबान ने रजा कराना तौर पे रिक्यूज किया, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी ने, तो चीफ जस्टिस साहब ने इन नोट्स की रोशनी में ये मुनासिब जाना कि वो भी बेंच से अलग हो जाए, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस असर नल्ला। हालांकि उन्होंने रजा कराना रिक्यूजल नहीं की, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पे छोड़ा कि हम इन पिटीशंस को डिसमिस कर रहे हैं, अब आगे फर्दर हमने बैठना है बेंच में या नहीं बैठना ये जरूरी नहीं है, ये आप पे छोड़ते हैं। आज 2 जज साहिबान ने मजीद कह दिया कि ये काबिले समात नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है, लिहाजा मेरी राय में 4-3 का ये फैसला होगा। आपको पनामा में याद कीजिए 5 जजेस का बेंच था, 2 ने कहा कि मियां नवाज शरीफ आज ही डिस्क्वालीफाइड है, 3 ने कहा कि नहीं हम अभी JIT बना रहे हैं और इसे सुनेंगे, और फिर फाइनली जब JIT रिपोर्ट आई तो उन 3 जज साहबान ने फैसला दिया कि जो उन्होंने वो अमाउंट्स रिसीव नहीं की इस वजह से वो हो गए, और फिर वो फैसला मर्ज हो गया पिछले 2 जज साहबान का, तो 5-0 के साथ पनामा का फैसला आया। ये बात इतनी सिंपल नहीं है जहां तक कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है। बतौर वकील मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये हुकूमती मौक़िफ़ नहीं है। मैं फिर इसकी वजाहत कर दूं, मेरी राय में ये दरख्वास्तें 4-3 के तनासुब से खारिज हो गई हैं और ये मामला दोबारा हाई कोर्ट जिसमें देखा जा रहा है ICAs में और पेशावर हाई कोर्ट में, इसका फैसला वहां पे होना चाहिए। जहांगीर जदून साहब, आपने सुना आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बतौर वकील क्या मौक़िफ़ अपनाया, उनकी राय में ये दरख्वास्तें 4-3 के तनासुब से खारिज हो गई हैं, क्या मौक़िफ़ आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, सबसे पहले तो हर वकील की अपनी राय होती है, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब की अपनी राय है, उसमें राय इसलिए है कि वो पनामा जो केस था उसका हवाला दे रहे थे कि 2 जजों ने कहा था जी कि ये जो हम तो इसको शुरू से डिस्क्वालीफाइड समझते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर 3 मेंबर बेंच बना, उसके बाद 2 मेंबर दोबारा शामिल हो गए, तो ये जो जजमेंट आई है इसने मजीद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। इससे बेहतर होता कि फुल कोर्ट अगर बन जाती तो फुल कोर्ट ये फैसला कर रही थी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट होता, लोगों की कॉन्फिडेंस होती। अब इस बेंच को देखे ना, ये अफरीदी साहब ने अपना नोट लिखा है कि मैं बेंच में बैठना चाहता था और मुझे इस बेंच से बाहर किया गया है। मीनिंग देयर भाई, आज बेंच बनते हैं तो लोगों को फैसले का पता चल जाता है कि जी ये फैसला आएगा। अब सारे लोग कल कह रहे थे कि 3-2 का फैसला आएगा, 2 जजों ने ये कह दिया है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। अब ये देखें, इसको जुडिशियल वो रीच कहते हैं, जब ऑलरेडी केस पेंडिंग है आपके लाहौर हाई कोर्ट में। कोई ऐसी मिसाल दे देना, कोई बंदा आम जाता है 184(3) की पिटीशन लेके तो 15 किस्म के ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस लगाता है, कहता है जी इसकी रेमेडी वहाँ पे मौजूद है, केस वहाँ पे पेंडिंग है। अब 2 हाई कोर्ट्स में केस पेंडिंग है, तो पहले अगर वो डिसाइड हो जाते हैं, ये डायरेक्शन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट कि आप विदिन 2-3 डेज जो है वो केस डिसाइड करें। उसके बाद अगर
सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है तो प्रॉपर फैसला रहता। इसको छोड़ दें, अगर 9 मेंबर बेंच बना रहता, वो उन्होंने कहा जी 2 पे एतराज है, 2 मेंबर को इंटेंशनली जो है उन्होंने खुद अपने नोट में लिखा है कि बाहर किया गया है, क्योंकि उनके जहन में जो फैसला था वो उन्होंने दे दिया है, पहले से प्री डिटरमिन्ड है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट मेरे हिसाब से मेरा राइट है इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करना। एज ए लॉ ऑफिसर भी मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ कि ये प्री डिटरमिन्ड जजमेंट थी कि इसी तरह 3-2 को आएगी, और इन्होंने इसीलिए 2 जो जज साहबान जिन्होंने ऑलरेडी कहा था कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, उसको इन्होंने फारग करके अपनी मर्जी का एक फैसला जो है इलेक्शन कराना, तो उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन डिटरमिन किया है कि इलेक्शन कौन कराएगा। चाहे प्रेसिडेंट एक उन्होंने कहा जी आधा ठीक है, केपीके की असेंबली तक तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर गलत है, और प्रोविंशियल असेंबली जो पंजाब की है उस तक जो है प्रेसिडेंट का ऑर्डर ठीक है। मतलब उन्होंने एक अथॉरिटी डिटरमिन कर दी है कि कौन डेट अनाउंस करेगा, और इलेक्शन कमीशन जो है आगे जाके ये बताएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ये कोर्ट में अंदर ये चीजें डिस्कस नहीं हुए। देखें, इलेक्शन के लिए मैनेज करना, इलेक्शन को होल्ड कराना, ऑर्गेनाइज कराना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उसको जो मशीनरी प्रोवाइड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहेगा कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड ऑनेस्ट इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन के रिजल्ट को सबसे पहले ये वो शाहजेब खान साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया है कि इसने मजीद कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर पिटीशन लेके आना। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ये चाहती कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, ये इनका मतलब है काम चलता रहे, और मेरे ख्याल में ये काम जो है इस तरह चलता रहेगा। मुल्की हालात जो है अभी एक तरफ से संभलते हैं तो दूसरी तरफ से ये खराब हो जाते हैं। तो अगर फुल कोर्ट बैठ जाती किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, अगर इस कोर्ट ने एक दिन में ही फैसला करना था या 1.5 दिन में या 2 दिन में, तो फुल कोर्ट बैठ जाती तो इसमें क्या आ रही थी, तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाती। लेकिन क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल चीज ने आना है, मजीद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अब कुछ लोग कहेंगे जो कहेंगे ये 4-3 का फैसला है, जो दूसरे कहेंगे वो कहेंगे 3-2 का फैसला है, क्योंकि बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, आर्गूमेंट होंगे। जो 4 वाले हैं वो ये कहेंगे कि 2 ने ऑलरेडी पहले कहा था कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, 2 ने मजीद कह दिया है, तो उन 2 को तो आपने अपनी मर्जी से बाहर कर दिया है। तो ये तो कंट्रोवर्सी अब चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जुडिशरी जो है कंट्रोवर्सी में और लात को खराब कराने में बराबर की जिम्मेदार है। माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और शहजाद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, शाहजेब खानजादा साहब भी मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, 15 जनवरी को पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हुई थी, तकरीबन 43 अब दिन रह गए हैं। तो टेक्निकली हम देखें तो अब 43 दिन पंजाब में पर्टिकुलरली रह गए हैं। अब घड़ी की घंटी तो बज रही है। मैं तो आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। भले हुकूमत के वजीर कानून या कोई भी जो हुकूमत के वकला हैं वो कोई भी तोजीह पेश करें कि जी ये 9 रुकनी बेंच था, फिर ये 5 रुकनी क्यों रहेगा, जो भी है, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है ना। और जिस चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला लिखा है, वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनका जो इख्तियार है उसको आईन पाकिस्तान के तहत आप चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने एक फैसला दे दिया है। तो 9 अप्रैल को उन्होंने कहा जी कि जो सदर ने इस सिलसिले में हुक्म दिया है पंजाब की हद तक वो बिल्कुल ठीक है, तो 9 अप्रैल को आपने इलेक्शन करवाना है। तो ये तो अब हर सूरत में आपको करवाना है, लेकिन जाहिर बात है कि ये आजम नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू से आपको हुकूमत का माइंडसेट पता चल गया है, और एडवोकेट जनरल साहब जो हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने भी आपको बता दिया है। तो ये जो हुकूमत के जो लीगल माइंड्स हैं वो जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक पॉलिटिकल माइंड भी है, और वो पॉलिटिकल माइंड सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, वो 10-11 पॉलिटिकल पार्टीज का। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है, लेकिन इस फैसले पे अब अमल दरामद जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसमें चैलेंज जो है उसमें फिर बहुत सी नई बहसें शुरू होंगी। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये अब कुछ दोस्त जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करें कि मजीद उलझन पैदा हो गई है, मामला सुलझाओ की बजाय उलझाओ की तरफ चला गया। लेकिन हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसके अंदर 2 दिन तक जो हमने गुफ्तगू सुनी है, तो उस गुफ्तगू में और डिस्कशन में और हियरिंग में वाज़े तौर पे नजर आ रहा था कि मसला हल नहीं होगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप एक बहुत बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहरान जो है वो पाकिस्तान में आप पहले भी 3-4 दफा देख चुके हैं।
अच्छा शहजाद, अब जिस तरह के ये जिक्र हो रहा है कि मज़ीद मुल्क जो है वो बहरान की तरफ बढ़ेगा, एक मामला डिजिटल मरदमशुमारी का भी है। अगर डिजिटल मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है तो अब 2 सूबों में आप 90 दिन में इंतखाबात करा दें और 3 महीने कम से कम चाहिए होते हैं डिजिटल मरदमशुमारी को, तो फिर उसके बाद क्या होगा? जब वफाक की बारी आएगी, मरकज़ की बारी आएगी और बाकी सूबों की बारी आएगी, तो वहाँ पर क्या नई हल्का बंदियों के हिसाब से इलेक्शंस होंगे? देखिए, एक तो मैं भी ये बात करना चाहूंगा कि एक कम्प्लीटली गैर मुतनाज़ा एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आईनी क्वेश्चन था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात किसने करवाने हैं। 3 ही इसमें फरीक हो सकते थे, गवर्नर, सदर या इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आइन के सामने, आइन का ये जजेस के सामने। इसको गैर मुतनाज़ा क्वेश्चन को जो है कंट्रोवर्शियल बनाया गया। बहुत बेहतर होता फुल कोर्ट बना देते ताकि इस सवाल का जवाब आ जाता। अगर फुल कोर्ट नहीं बनाना था तो 9 सीनियर मोस्ट जजेस को बना देते ताकि सारी जो बेंच कंट्रोवर्सी हुई है वो ना होती। और मेरे ख्याल से फैसला तब भी जो है, अगर आप टेक्निकल नौयत के इशूज को निकाल दें जिसमें यह है कि 184(3) बनता है नहीं बनता, क्योंकि मातहत अदालतों के सामने ये केसेस है। अगर मेरिट पे केस सुना जाता है तो कोई भी मेरे ख्याल से जज इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। सिर्फ ये तयन करना होता है कि ये डेट किसने देनी है। तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन था और उसको गैर जरूरी तौर पे जो है मुतनाज़ा बनाया गया है। जो बात लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारर साहब ने की है, देखिए हमारे पास जो कल रिपोर्टिंग हुई, जब कल एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आके ये कहा कि 4 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया है। तो यानी कि उन्होंने एक इशारा दिया कि एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है और इसीलिए इस फैसले को 3-2 कहा जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 2 जजेस जो पहले ही डिसेंट कर चुके थे, जिसमें जस्टिस असमनुल्लाह भी हैं, जस्टिस याया आफरीदी हैं, वो तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कल जब समाअत शुरू हुई कि अब बेंच का हिस्सा नहीं है। एक नया 5 मेंबर बेंच है जो कहा गया कि अब ये बेंच सुनेगा। तो जो लॉ मिनिस्टर साहब एक जाती हैसियत में, एक जाती वकील के तौर पे अपनी राय दे रहे हैं कि ये फैसला 4-3 है, अब ये मातहत अदालतों में जाएगा, वहां से फैसला आएगा। जो कल की हियरिंग सुन के तो ऐसा लगता है कि ये मामला नहीं है, ये 5 मेंबर बेंच था। सारी रिपोर्टिंग इसी तरह हुई है क्योंकि चीफ जस्टिस ने कल ये बात कही थी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि ये फैसला 3-2 का ही है। जहां तक आपने सेंसस के हवाले से बात की, आपको याद होगा जब मामला चल रहा था कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, तो उस फैसले से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया था अदालत में और ये पूछा गया था कि इंतखाबात कब तक हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त भी एक ये नजरिया जरूरत की बात हो रही थी कि क्या कोई ऐसा फैसला आ जाएगा कि रूलिंग को तो जो है वो कलअदम करार दे दिया जाए, लेकिन क्योंकि अब असेंबली तहलील हो चुकी है तो इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जिस पर सबने ये कहा था कि ये तो बड़ा गैर आईनी फैसला होगा। आपने सियासत को मद्देनजर नहीं रखना है, आपने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था और पूछा गया था कि कब तक आम इंतखाबात हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा था अक्टूबर 2022 तक हम तैयार होंगे, क्योंकि सेंसस होना है, ये मामलात है वो सारे निमट जाएंगे। तो कहाँ अक्टूबर 2022, अब 5 महीने आगे गुजर चुके हैं, अब सेंसस की दोबारा बात हो रही है कि सेंसस क्योंकि डिले हो गए तो होंगे। तो मेरे ख्याल से देखें, जो इंतखाबात की जो है कानून में, आइन में, कि या तो असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 60 डेज के अंदर होने हैं, मतलब अपने वक्त डिसॉल्व हो जाए, मुकम्मल कर ले अपना टर्म, तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर असेंबली डिसॉल्व होती है पहले तो 90 दिन के अंदर होना है। तो यहाँ इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है कि कोई अगर सेंसस चल रहे हो तो आप फिर पहले सेंसस मुकम्मल करेंगे, 6 महीने इंतजार करेंगे, फिर इलेक्शन होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये जो टाइम लिमिट रखी गई है उसके अंदर ही होना है। अब ये मैंने जैसे पहले भी कहा, हम एक नई टेरिटरी में होंगे कि अगर इस वक्त सेंसस हो रहे हैं, मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो इन 2 सूबाई असेंबलियों में जो इलेक्शन होने हैं प्रोविंशियल सीट्स पे, वो जो मौजूदा सेंसस है उनके मुताबिक होंगे, और अब जब सेंसस मुकम्मल हो जाएंगे और फिर उन्हीं सूबों में जब कौमी असेंबली की सीटें होंगी तो मेरे ख्याल से हल्का बंदियां मुख्तलिफ हो जाएगी। तो ये नई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सामने आएंगी, लेकिन यहाँ तो शायद आप ये कह सकते हैं कि शहजाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि फौरी तौर पर सदर ममलिकत को इंतखाबात की तारीख जो है वो तजवीज़ करे। एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि दे दी है। किस तरह से देख रहे हैं आज के फैसले को आप? जी बिल्कुल, आइन की फतह है, मेरा ख्याल है मुबारकबाद देनी चाहिए पूरी कौम को कि एक और जो क्राइसिस था कानूनी और आइनी क्राइसिस, वो ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर फैसला दे दिया है और कहा है कि 90 दिन में चूंकि इलेक्शन कराने हैं, ये जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख जो है जो प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस की थी वो वैलिड है।
प्रेसिडेंट साहब अब अगर मुशावरत करके उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर लें और उसकी फाइनल डेट अनाउंस कर दें। और केपी के गवर्नर को भी कहा है कि इमीडिएटली आप भी केपी के की जो असेंबली का इलेक्शन होना है उसकी डेट अनाउंस कर दें। और साथ ये भी कह दिया है कि अगर कोई फंड्स का मसला है, अगर कोई सिक्योरिटी का इशू है, तो सारी फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत की जितनी मशीनरी है वो पाबंद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक वो एक्ट करे। तो इसके बाद अब और कोई अभाम रह नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ क्लियर कर दिया अपने शॉर्ट ऑर्डर में। अच्छा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी हमसे गुफ्तगू की थी और उनका कहना था कि उनकी राय में ये दरख्वास्तें 4-3 के तनासुब से खारिज हो गई हैं। वो इस फैसले को इस नज़र से देख रहे हैं। आज तो लोग ही नहीं थे, जज साहिबान 5 जज साहिबान का बेंच था। 5 में 3 ने एक तरफ डिसाइड किया और 2 ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट है वो उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो 3 का फैसला चूंकि मेजॉरिटी का फैसला है वो ही समझा जाएगा फैसला। जो बाकी जज साहिबान थे पहले बैठे, उन्होंने तो अपने आप को रिक्लूज कर लिया ना चारों ने। तो उनका तो वो पता नहीं लॉ मिनिस्टर साहब किस तरह कह रहे हैं कि 7 नंबर, मुझे तो 5 जजेस ही नजर आ रहे थे जो सुन रहे थे बहस पिछले 3-4 दिन से, और 5 जजेस ने ही आज फैसला अनाउंस किया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इस फैसले की चूँकि मज़ीद भी तफसील सामने आ रही है, इस फैसले में कहा गया है कि गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में इख्तियारात दिए गए हैं। गवर्नर आर्टिकल 112 के तहत और दूसरा वज़ीर आला के एडवाइस पर असम्बली तहलील करते हैं। आइन का आर्टिकल 222 इसका भी जिक्र हुआ है जो ये कहता है कि इंतखाबात विफाक का सब्जेक्ट है। तो आर्टिकल 112 और 222 इसे भी ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए एलेबोरेट कीजिए। जी देखिए, 3 सिचुएशन डिस्क्राइब की हैं अदालत ने। उन्होंने कहा कि एक ये हो सकती है कि 112 के तहत गवर्नर डिसॉल्व करें असेंबली। जहां गवर्नर डिसॉल्व करते हैं असेंबली, अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 105 के तहत वो गवर्नर साहब ने ही डेट अनाउंस करनी है। लेकिन जहां गवर्नर अनाउंस नहीं करते असेंबली की रेजोल्यूशन, तो फिर उस सिचुएशन में मसलन अगर 5 साल गुजर जाते हैं और असेंबली खत्म हो जाती है, या उनको गवर्नर को एडवाइस किया जाता है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से और गवर्नर वो बात नहीं मानते और वो 48 आवर्स के बाद असेंबली खुद ब खुद खत्म हो जाती है, तो फिर इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि गवर्नर फिर डेट नहीं देंगे। फिर हमें देखना पड़ेगा इलेक्शन एक्ट, और इलेक्शन एक्ट में प्रेसिडेंट ने चूंकि डेट देनी है तो वो प्रेसिडेंट देंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो पंजाब असेंबली है उसमें प्रेसिडेंट साहब देंगे डेट, और जो केपी के असेंबली है जो कि गवर्नर साहब ने अपने ऑर्डर के तहत डिसॉल्व की थी, वो केपी के गवर्नर देंगे। अच्छा, हामी मीर साहब भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं अली ज़फ़र साहब। जी अली ज़फ़र साहब, मेरा सवाल ये है कि हम जो हुकूमत का माइंड सेट है वो तो हमें पता चल गया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बात की वो कह रहे हैं जी ये तो 9 मेंबर बेंच का बना था तो उसको फैसला देना चाहिए था, तो 4-3 का फैसला है। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है उन्होंने भी कहा कि नया क्राइसिस क्रिएट हो गया। तो साफ पता चल रहा है कि हुकूमत इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करेगी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो जब फंड मांगेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस मांगेगा, तो ये उनको नहीं देंगे। तो ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल है कि इन्होंने तो फैसले पे अमल दरामद नहीं करना। तो ऐसी सूरत में क्या आप हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे? जी, अगर हुकूमत नहीं मानेगी अदालत का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता, तो फिर तो पहली बात यह है कि वो एक एनार्की की सिचुएशन हो जाती है जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना जाए। और जब इस तरह की पोजीशन हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक ताकत है कंटेम्प्ट की, और जो भी शख्स नहीं मानता बात सुप्रीम कोर्ट की तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट होगी। और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कंटेम्प्ट में कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भेज दिया था पाकिस्तान का, और कुछ देर के लिए पाकिस्तान के पास प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की पावर एक्सरसाइज करते हुए उनको फारिग कर दिया था। तो ये अगर रिस्क लेना चाहती है कोई हुकूमत तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये एक अजीबोगरीब बात होगी। उन्होंने पूरी बहस की उनके वकला ने, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना तो फिर तो एक ही लफ्ज पे मुझे समझ आती है, एनार्की, यानी रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, फिर मुल्क से आइन खत्म हो गया, तो हुकूमत फिर किस आइन के तहत बैठी हुई है। ये मुझे उम्मीद है कि ऐसी बात नहीं होगी। इसीलिए मैं
बड़ा सरप्राइज्ड हूँ अगर ये कहा जा रहा है कि हम ये नहीं मानेंगे ऑर्डर की, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अली ज़फ़र साहब, लेकिन आप भी अगर वहीं मौजूद थे तो क्या चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर किसी फरीक को कोई मसला है तो वो पिटिशन लेकर आ सकता है? ये ऑर्डर में ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, एक और चीज़ पे बड़ी बात हो रही है। नून लीग के वकील मंसूर अवान की जानिब से भी कल ये नुक्ता रखा गया कि अगर 2 सूबों में पहले इलेक्शंस हो जाते हैं तो इससे जनरल इलेक्शंस जो हैं वो मुतासर होंगे। तो आपका क्या इस पे नुक्ता नज़र है? बहस की थी, हाफ हार्टेड बहस थी, यानी पूरे दिल से बहस नहीं थी, लेकिन ये एक बहस जरूर हुई थी कि जनाब कंसेंसस नहीं हुआ, नंबर 1, नंबर 2 फंड्स नहीं है, नंबर 3 ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो उस पे अदालत ने कहा था कि मैंडेट जो है आइन का वो बड़ा क्लियर है, उसमें कहीं ना आइन में गुंजाइश दी गई है इलेक्शन को डिले करने की इन वजूहात की वजह से, ना इलेक्शन एक्ट में दी हुई है। तो ये बिल्कुल जायज़ आर्गूमेंट नहीं है और इसीलिए आज आप देखें कि जो आज का ऑर्डर है उसमें वाजे कर दिया गया है कि ऐसी कोई बात ना फेडरल हुकूमत ना प्रोविंशियल हुकूमत की तरफ से आ सकती है, बल्कि कहा गया है कि फेडरल हुकूमत भी और जो केयर टेकर प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो दोनों पाबंद हैं आइन के तहत कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी, फाइनेंस पैसे देने के लिए भी और जो मजीद सहूलियात चाहिए उसको वो पाबंद है फराहम करने के लिए। ठीक है अली ज़फ़र साहब, आपसे मुनीफ फारूक साहब अब सवाल करेंगे। जी अली ज़फ़र साहब, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि इसके अंदर एक नुक्ता जो कि बुनियादी तौर पर उस डिसेंडिंग नोट के अंदर भी मुख्तसर तौर पर सामने आया है कि ये मामला ऑलरेडी ज़ेर समाअत था, ज़ेर इंतबा था हाई कोर्ट्स के अंदर। तो कानूनी तारीख के लिए, जुडिशल प्रेसिडेंस के लिए आपको लगता है, अगर आप बहसीयत एक सीनियर कानूनदान इसके ऊपर अपनी राय दे पाए, कि ये कितना अच्छा या कितना बुरा प्रेसिडेंट है कि उसी मामले पर मामलात अदालत में ज़ेर इंतवा हो हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट वहां पर एक मुख्तलिफ और एक दिलचस्प तरीके से उसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले, फिर उसके बेंच की तश्कील के हवाले से मामलात सामने आए, इख्तलाफी नोट सामने आए और वहां पर एक फैसला सादर फरमा दिया जाए। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट डिस्करेज करती है ऐसी प्रैक्टिस को कि जो मामला हाई कोर्ट के स्टेज पर ज़ेर इंतवा है उनको वहां पर डिसाइड होने दिया जाए ताकि एटलीस्ट एक अपैलेट फोरम मौजूद रहे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। तो अदालती तारीख और अदालती नज़ीर के हवाले से आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? जी, ये जो जूरिस्प्रूडेंस है इस मामले पे कि अगर हाई कोर्ट में कोई मैटर्स पेंडिंग हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है या नहीं, ये जूरिस्प्रूडेंस अब बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है और इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो पिटिशन लेके गए थे और वो आपको याद है जब उनको 58(2)B के तहत निकाल दिया गया था तो पहले बहुत सारी पिटिशनें फाइल हो गई थी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और वो हाई कोर्ट उनकी समाअत कर रहे थे, लेकिन एक पिटिशन डायरेक्टली 184(3) के तहत फाइल कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी और वहाँ फिर बहस हुई थी कि क्या ये जायज़ बात है कि एक हाई कोर्ट्स भी सुन रहे हैं और इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट भी सुनना शुरू कर दे, तो बेहतर ये नहीं होगा कि इंतज़ार किया जाए कि हाई कोर्ट्स अपना फैसला कर लें। लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल 11 जजेस बैठे थे और उन 11 जजेस ने ये कहा था, 11 या 12 मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं, लेकिन वो फुल कोर्ट था ऑलमोस्ट, और सब ने कहा था कि ये हम ऑब्जेक्शन इसलिए मुस्तरद करते हैं कि ठीक है एक आम हालात में तो अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग हो मामला तो हम नहीं सुन सकते, लेकिन ये चूंकि एक डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का मामला है, इतना अहम मामला है, इसलिए हम ये डायरेक्टली भी सुनेंगे 184(3) की और वो जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं वो इसके मुताबिक ही हमारे फैसले के मुताबिक डिसाइड होंगी। तो इस केस में भी जब ये पूछा गया था और बहस हुई थी जज साहब के सामने तो उन्होंने कहा था देखें मसला ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, महीना गुजर चुका है, अभी तक वो अदालत ने जो फैसला किया है उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा और कंफ्यूजन है, तो उस चीज़ को सारे मद्देनजर रखते हुए कि एक आइन ही नहीं चल सकता अगर प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्टेड असेंबलीज ना हो तो आइन मशीनरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उस चीज़ को देखते हुए एंड अर्जेंसी देखते हुए अदालत ने कहा कि हम ये आर्टिकल 184(3) उसी तरह लेंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केस में दिया था। तो अगर नवाज शरीफ साहब के केस में ये दुरुस्त बात थी तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर इस केस में भी ये दुरुस्त बात है। और मैं आपको और बात बताऊं, ये कोई
पीटीआई वर्सेस पीडीएम इशू नहीं है, ये कोई पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी या पीटीआई वर्सेस नवाज लीग का इशू नहीं है। ये इशू एक्चुअली आइन का है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। तो मेरा और आपका दोनों का मामला है, यानी हम सिटीजन्स हैं, हम इस शहरी हैं इस मुल्क के, हमारा हक है कि हम अपना इलेक्शंस में अपने वोट डाल के जिसको भी हमने रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत को लेके आना है हम लेके आए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है उसको लेके आए। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यही प्रीएम्बल है हमारा जो आइन का। वो शुरू ही इस तरह होता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन वो एक्सरसाइज होगी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, इलेक्शंस वोट करके हम लेके आएंगे और वो फिर आगे करेंगे। तो अगर वो 90 दिन का डिले नजर आ रहा है कि कोशिश कर रही हैं हुकूमतें कि 90 दिन, इलेक्शन कमीशन भी डिले करने की कोशिश कर रही है, तो मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और ये आर्टिकल 184(3) के तहत ये ऑर्डर पास किया, ये बिल्कुल जायज ऑर्डर है इन द सर्कमस्टांसेस। लेकिन नॉर्मल हालात में मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि नॉर्मल हालात में जो अगर हाई कोर्ट पेंडिंग कोई मैटर हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकील। जी पूछिए। आप पूछ रहे हैं मुनीब? जी, मैं अली जबर साहब से उनका जो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत खूब किया। सिर्फ उसमें एक डिस्टिंक्टिव नेचर, अली जबर साहब आप हमारे से हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालिए क्या कि यहाँ जिस तरह से ये सो मोटो नोटिस इनिशिएट किया गया है, यानी मामला कोई और चल रहा, 2 जज साहिबान जिनको बाद में खुद को रिक्यूज करना पड़ा, उनके नोट के ऊपर इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब ने ये सो मोटो नोटिस लिया। फिर जो इख्तलाफी नोट पहले एक हुक्मनामे में आया वो नोट्स, इख्तलाफी नोट वो नोट्स मौजूद है जज साहिबान की। जो इस्तदलाल आप फरमा रहे हैं या जो तशरीह आप फरमा रहे हैं, यकीनी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सीनियर कानूनदान है यानी यकीनी जज साहिबान है, उनको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब के वक्त सो मोटो नोटिस किस तर्ज पर और किस तरीके पे लिया गया है। अगर 184(3) के तहत अगर पिटिशन फाइल हुई तो वो एक मुख्तलिफ मामला है। यहाँ तो इसकी नेचर बहुत डिस्टिंक्टिव है कि मामला CCPO लाहौर की तैनाती के हवाले से हो रहा है या उनकी ट्रांसफर के हवाले से, और 2 जज साहबान से भेज देते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, तो इसकी नेचर तो बड़ी डिस्टिंक्टिव हो जाएगी कम से कम ये नवाज शरीफ वाले मामले से और इस मामले की। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपका पॉइंट है, लेकिन इसमें एक आप इजाफा कर दीजिए। अगर ये बिल्कुल ही सुओ मोटो होता और कोई पिटिशन फाइल ना हुई होती तो फिर शायद आपकी ये बात एक तरह से ज्यादा उसमें वजन होता। लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ सुओ मोटो नहीं है बल्कि 2 पिटिशंस भी साथ लगी हुई हैं आर्टिकल 184(3) की, जैसा नवाज शरीफ साहब के केस में थी। एक पिटिशन स्पीकर्स ने फाइल की है, जो दोनों असेंबलियों के स्पीकर हैं, जो कस्टोडियन है हाउस के, जिस तरह मौलवी तमीजुद्दीन आपको याद है, एक केस था फेमस बहुत साल पहले, उन्होंने फाइल की थी। उसी तरह 2 स्पीकर्स ने फाइल की है, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक पिटिशन फाइल की है। तो अगर आप सुओ मोटो को निकाल भी दें और मैं आपकी बात मान भी लूं एक सेकंड के लिए, तो फिर भी वो पिटिशनें तो आर्टिकल 184(3) की हैं, उनकी समाअत भी हुई साथ, और मैंने तो कम से कम सुओ मोटो नहीं, मैंने आर्टिकल 184(3) की पिटिशन ही बहस की। तो इसलिए वो आपकी जो बात है उसमें थोड़ा सा ये एंगल भी आप देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वकील PTI अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के फैसले के हवाले से अपनी कानूनी राय दे रहे थे। मुनीब, अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस फैसले के खिलाफ क्या नज़रसानी की अपील दायर कर सकती है या फुल बेंच का भी मुतालबा किया जा सकता है? क्या फोर्स करते हैं आप? देखिए, नजरसानी की जो अगर रिव्यू पिटिशन आप फाइल करते हैं तो उसका स्कोप हमेशा बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि अंदर उसके अंदर जज साहिबान तो वही मौजूद होते हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर ये फैसले सुनाए होते हैं। लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि अगर हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर यानी फुल कोर्ट के ऊपर डटी रहती तो फिर तो बात दुरुस्त थी, लेकिन इतलात के मुताबिक वो भी दरखास्त या वो जो इत्तला थी वो भी वापस ले ली गई। शायद हुकूमत ने जानते बूझते ली कि चीफ जस्टिस साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 63A की भी जो इंटरप्रिटेशन हुई उसमें भी इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब ने उसको एंटरटेन नहीं किया था, अब भी नहीं किया। बुनियादी नुक्ता अभी भी वहीं पर है कि आप एक गैर मुतनाज़ मामले की तशरीह और उसके हल के लिए तरीकाकार अगर बसद एहतराम निहायत मुतनाज़ा अपनाएंगे तो फिर आपके फैसलों पर तनकीद होगी। 63A पाकिस्तान की तारीख में उसकी इंटरप्रिटेशन एक बदतरीन फैसला था, पनामा एक बदतरीन फैसला था,
आज भी मामला बड़ा सादा है। मैं बिल्कुल पहले दिन से कह रहा हूँ कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, ये आइन के अंदर लिखा है। लेकिन जो अप्रोच अब की गई है इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, वो बड़ी बसद एहतराम में कहूंगा बड़ी क्वेश्चनएबल है। वो इसलिए कि अगर आप अपने हाउस के अंदर ही ऑर्डर नहीं ला सकते और आप इतने बसद एहतराम, आपको रिजर्वेशन है या आप इस बात से आप इरिटेट होते हैं कि एक सीनियर प्यूने जज आपके बेंच का हिस्सा ना बने, तो फिर यकीन मानिए मैं बहसियत काम पाकिस्तानी सोचूंगा कि अगर अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर भी जज साहिबान की रोस्टर्स या उनकी जो समात जो मुख्तलिफ समातें करने की या मुख्तलिफ हेयरिंग्स करने की जो उनकी एक्सरसाइज है, वो भी अगर इस तरह से मॉनिटर होती है और इस तरह से की जाती है, तो वो तो फिर पाकिस्तान की अदालती तारीख, पाकिस्तान की सियासी तारीख पर एक बहुत बड़ा धब्बा है और वो रहेगा। मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि जज साहिबान के फैसले यकीनी तौर पर उनकी तारीखी तौर पर उनको एवेल्युएट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का कॉन्डक्ट भी तारीखी तौर पर एवेल्युएट होता है। इफ्तिखार चौधरी साहब का कॉन्डक्ट तारीख ने एवेल्युएट किया, वो एक बदतरीन कॉन्डक्ट था। साकिब निसार साहब का जो कॉन्डक्ट था बहसियत चीफ जस्टिस, वो भी तारीख ने एवेल्युएट किया, वो एक बदतरीन कॉन्डक्ट था। अब ये मुनहसर है आज के इज्जत माब जनाब चीफ जस्टिस साहब पर कि वो अगर इन तमाम बातों को सामने रखते हैं और अगर वो अपना हुक्म सादर फरमाते हैं कि नहीं, मैं कोई मुझसे फुल कोर्ट मांगेगा और एक आईनी मामले पर मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं एंटरटेन करूंगा। अगर जज साहबान इख्तलाफी नोट देंगे तो मैं 2 जज साहबान खुद अलहदा हुए हैं, 2 जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया, लेकिन वो बेंच का हिस्सा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं रहेंगे। फिर भी अगर उनको चीफ जस्टिस साहब निकाल देते हैं बेंच से तो ये उनका इस्तेकाक है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह है। लेकिन मैं बहसियत एक पाकिस्तानी ये सवाल करने के लिए हक बजानिब हूँ कि इस तरह से अगर आप हुकूमतों को तनकीद करते हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं है, सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, प्रोप्राइटी नहीं है, तो फिर जिस इदारे की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ प्रोप्राइटी होनी चाहिए, वहां पर भी बदकिस्मत रुझान ये है कि नहीं है। और ये एक ऐसी तारीख लिखी जा रही है जो कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ अदालती फैसले बल्कि इस तरह की तारीख भी मुंह चढ़ाती रहेगी हमारे मुल्क के जो अदालती निज़ाम है उसको। अच्छा, हामिद मीर साहब अभी हमसे बात कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और उन्होंने तो आइन की फ़तह करार दिया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता मुनीब फ़ारूक ने भी उठाया है कि ये जो है एक अदालती तारीख पर धब्बा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अदालत के अंदर कोई खुद इंसाफ नहीं है और जिस तरह से रोस्टर्स बनाए जा रहे हैं और सीनियर जज को शामिल नहीं किया जाता, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो उसका आई विटनेस हूँ कि परसों 11:30 बजे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9 की बेंच जो है वो इस केस की समाअत शुरू करेगा और वो जो मंजर है उसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते कि अचानक जब 2 घंटे के तवील इंतजार के बाद जब अदालती अहलकार जो हैं वो दरवाज़ा खोल के अंदर आए और उन्होंने जो 9 कुर्सियां पहले से लगाई हुई थी, उन 9 कुर्सियों में से 4 कुर्सियां जो हैं वो खिसका के पीछे ले गए और 5 कुर्सियां रह गई जब, तो सब हैरान परेशान रह गए। और जो वकील थे, खासतौर पे जो सीनियर वकला हजरात थे, वो एक दूसरे से की तरफ सवाल तलब नजरों से पूछने लगे ये क्या हो रहा है। और जो वहाँ पे पीटीआई के जो लोग थे, जो पीटीआई के रहनुमा वहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी बड़े परेशान हो गए ये क्या हो गया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब 1:30 बजे के करीब जज साहबान अंदर आए और उसमें अतर महला साहब भी नजर नहीं आ रहे थे और उसमें याहिया अफरीदी साहब भी नहीं थे, मुजाहिद नकवी साहब भी नहीं थे और उसमें एजाजुल हसन साहब भी नहीं थे, तो बहुत से जो वकील हजरात हैं वो एक मुहावरा है ना, मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने उस दिन देखा कि वो मुहावरा जो है वो हकीकत बन गया। ये हकीकतन एक बहुत सीनियर वकील साहब जो है वो तो बिल्कुल जो रोस्टरम के साथ खड़े थे, उनका मुंह खुलेगा खुला, काफी देर तक उनका मुंह खुलेगा खुला ही रहा और वो जजों को इस तरह देख रहे थे कि ये क्या हो गया और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हक्का बक्का रह गया था। हक्का बक्का रह गया। तो ये जो है ना, ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक ऐसा वाकया हुआ है जो आने वाले कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी समातों पर, उनके जहनों पर ये हथौड़ा बनकर बरसता रहेगा कि ये हुआ क्या हमारे साथ। लेकिन मैं दाद देता हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है उनके हवास की, तो इसके बावजूद फिर उन्होंने बैठ के तो समात को आगे भी बढ़ाया और फिर उसमें मजीद जो हमारे लिए हैरानकुन बात थी कि वो जो 5 मेंबर बेंच था वो पहले ही घंटे में समझ आ गई ये 3-2 का फैसला देंगे। और फिर हमें उस वक्त हैरानी हुई अगले दिन यानी कि कल
जब हुकूमत की तरफ से फुल बेंच बनाने की जो इस्तदा है वो हुकूमती वकला ने वापस ले ली। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये कोई बिहाइंड द सीन कोई मुकमका हुआ है, कुछ लोगों का ख्याल था कि हुकूमत जो है उसने हथियार डाल दिए हैं, और कुछ लोगों का ख्याल था कि ये इन्होंने हथियार नहीं डाले, ये इन्होंने चालाकी की है क्योंकि इन्होंने जो भी फैसला आना है उसको मानना ही नहीं है। तो ज्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि ये फैसला नहीं मानना। तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से काजी फाजिसा साहब ने और याया अफरीदी साहब ने एक चार्जशीट लगाई है रजिस्ट्रार पे, तो वो चार्जशीट रजिस्ट्रार पे तो नहीं है, वो तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब पे है चार्जशीट कि जी वो आप फेवरेटिज्म करते हैं, आप नेपोटिज्म करते हैं। तो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक जमाने में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के खिलाफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की क़यादत में जजेस के ग्रुप ने बगावत कर दी थी, तो कहीं वो वाला काम दोबारा ना हो जाए। तो जिस तरह इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब के खिलाफ भी कुछ जजेस जो हैं वो उन्होंने बिहाइंड द सीन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी कर ली